गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? तनिषा, कैन यू लिसन मी? सुन रहे हो ना मुझे? यस मैम। ओके। स्क्रीन भी दिख रही है ना आपको? यस मैम। ओके। मैम बच्चे नहीं आए क्या? श्लोक बुनकर इतने दिन कहाँ थे? क्लास में क्यों नहीं थे? श्लोक, मैम लिया तो था। क्या हुआ? यस मैम। क्लास में क्यों नहीं थी इतने दिन से? एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। मैम लिया था मैं। डेली रेगुलर लेते हो क्या? लिया था मैं। ठीक है। ओके। मैम लिया था फिर। हाँ हाँ, मैम इससे आगे वाली क्या हुआ? लिया था, वो हटा दिया तो फिर लिया ही नहीं। तो ये वाली नहीं लेते साइंस की? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉल्यूम आ गुड रही है? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट आवर चैप्टर इज मोशंस। हमने आपके लास्ट लेक्चर में आपका जो चैप्टर था मोशंस, गति, उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर इज केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम कि हमारे आसपास कैसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है। कोई भी हमारे पास कोई भी थिंग्स है, कोई भी वस्तु है, कि उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज हम किस में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल का मीन्स होता है भौतिक, और चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। दैट मीन्स भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन। कुछ वस्तु ऐसे होती है जिनमें भौतिक परिवर्तन जब करवाए तो उनमें चेंज होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम भौतिक परिवर्तन करवाए तो भौतिक परिवर्तन होता है। तो फिजिकल का मीन्स होता है भौतिक। केमिकल्स का मीन्स होता है रासायनिक। और चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। समझ में आ गया चैप्टर का नाम कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इस चैप्टर में भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर के सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिनको हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल परिवर्तन, सॉरी फिजिकल चेंजेस, दैट मीन्स भौतिक परिवर्तन। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल चेंज। थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें, फर्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, सेकंड पढ़ेंगे हम केमिकल चेंज। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंट बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल, सेकंड पढ़ेंगे केमिकल। जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंट बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी, सीरीज।
6 टॉपिक पढ़ेंगे हम क्रिस्टलीकरण। इस चैप्टर के 6 टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, इस परिवर्तन के दौरान कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती। ध्यान रखना, जब हम फिजिकल चेंजेस करवाएंगे, भौतिक परिवर्तन करवाएंगे, तो भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जब हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज के दौरान भी क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस, इसमें सॉरी केमिकल परिवर्तन के दौरान न्यू सब्सटेंस बनता है, जबकि फिजिकल परिवर्तन के दौरान कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि इसमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। इसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन 4 प्रकार की होती है। कॉम्बिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, 4 प्रकार की रिएक्शंस है जो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज कि हमारे पास कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, तो उनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा होगा और नॉन रिएक्टिव कौन सा होगा, उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक आपके इस चैप्टर में है जो हम रीड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की कीवर्ड की, वर्ड मीनिंग की, किस चैप्टर में कौन कौन सी वर्ड मीनिंग है जिनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कीवर्ड की, वर्ड मीनिंग की। फर्स्ट है हमारी फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, हर्षिता लेट कैसे हो क्लास में? हर्षिता क्लास में लेट कैसे आते हो आप लोग? देखो, फिजिकल चेंज का मीन्स होता है कि इस चेंज के दौरान ओनली जो सब्सटेंस होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। अब ये बताओ कि मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी साइज मान लो, उसकी शेप मान लो, उसकी कलर मान लो और उसका स्टेट मान लो। कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैसियस स्टेट में है। तो हम बोल सकते हैं फिजिकल परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, उसमें ओनली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने का मतलब है इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। तो हम बोल सकते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड। हम बोल सकते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दैट इज क्लियर। फिजिकल चेंज का मीन्स होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और भौतिक गुणों की बात करें तो पदार्थ की आकृति हो, आकार हो, कलर हो या फिर अवस्था हो, ओनली इनमें ही क्या होता है, चेंज होता है और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे हम बात करें कोई रिएक्शंस लेते हैं हम जैसे हमारे पास क्या है, ये वाटर है। वाटर को हमने क्या किया, समझना ध्यान से, वाटर को हमने क्या किया, कूलिंग किया। और आपको पता है वाटर कौन सी स्टेट में पाया जाता है?
लिक्विड में। कौन सी स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड में। अगर हम वाटर को क्या करें? कूलिंग करें, ठंडा करें। आप अगर वाटर को फ्रीज में रख दो, ठीक है, तो फ्रीज में रखने के बाद वाटर क्या होगा? बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर किस में कन्वर्ट हुआ? आइस में। और आइस वाटर की कौन सी स्टेट हुई? सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर इसी आइस को अगर हम क्या करें? हीट कर दे, इसी वाटर को हम क्या कर दे? हीट कर दे, तो वापिस से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में या फिर गैसियस स्टेट में। तो समझ में आ गया कि जब हम वाटर को क्या करते हैं? कूल करते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो ओनली इसकी अवस्था में चेंज हुआ है। समझना कि हमें पता है कि भौतिक परिवर्तन में केवल उनकी आकार, आकृति, अवस्था में चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस भी नहीं बनता। यहाँ पे भी वाटर ही था और यहाँ पे भी क्या है? वाटर ही है। समझ में आ गया कि यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर ही है। ओनली उनकी स्टेट में चेंज हुआ है कि यहाँ पे पहले लिक्विड फॉर्म में था और यहाँ पे अब सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो हम कह सकते हैं, और कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे भी वाटर ही है और ये भी वाटर ही है। बना क्या यहाँ पे कोई नया पदार्थ? यस या नो? तनिषा? नो मैम। नहीं बनाना। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या मतलब है? हम बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि ओनली उनकी फिजिकल स्टेट में चेंज होता है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। और हमने एग्जांपल लेके भी देख लिया। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। बात करते हैं केमिकल चेंज में क्या होता है। देखो, केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड। केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है? during the changes, during the in this change, new substance formed। इस परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। और वो कैसे? एग्जाम्पल करवाए। आयरन की रिएक्शन, आयरन देखा होगा आपने, लोहा। अगर आयरन की रिएक्शन हम O2 प्लस H2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? पहले तो हमारे पास ये क्या था? प्योर आयरन था। और अगर हम लोहे की चीज को, सपोज करना, अगर हम लोहे की चीज को बाहर रख दें बरसात के दिनों में, तो आपको पता है उस लोहे पे क्या आ जाती है? जंग आ जाती है, रस्ट लग जाती है। ठीक है, तो क्या वो लोहा जंग लगने के बाद प्योर रहता है या इम्प्योर हो जाता है? इम्प्योर। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो पहले लोहा था वो प्योर था और बाद में लोहा जो बना है वो क्या हो गया? इम्प्योर। तो हम बोल सकते हैं कि लोहे से किसका निर्माण हो गया? रस्ट का, जंग का निर्माण हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस परिवर्तन में कोई नया सब्सटेंस बना है ना? कि लोहे से रस्ट बन गई, लोहे से रस्ट बन गई। तो हम बोल सकते हैं यस मैम। केमिकल परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, वो ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। कभी देखना आप लोग, दूध से दही का बनना, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। ठीक है, जब हम दूध से दही बनाते हैं तो आपको पता है दूध अलग सब्सटेंस है और मिल्क अलग सब्सटेंस है। ठीक है, तो वो भी परिवर्तन हुआ, केमिकल परिवर्तन। केमिकल। इसके बाद कागज का जलना। जब हम कागज को जलाते हैं तो कागज से हमें क्या प्राप्त होती है? राख या धुआं।
राख प्राप्त होती है ना राख। कागज की, तो वो राख बनने Yes, वाला ma'am. सब्सटेंस है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंज। आई थिंक समझ में आ गया केमिकल चेंज क्या होता है। Yes, ma'am. इसके बाद हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना, अभी तो ओनली वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, डिटेल से पढ़ेंगे, 6 से 7 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। हमारा थर्ड पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्मेड देयर द सॉल्यूशन। इसमें इसके जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, उसका जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर, उससे हम एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। कि हम बोल सकते हैं क्रिस्टलीकरण में जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। इतना ही है, ये आपका टॉपिक भी बड़ा नहीं है, इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें लार्ज क्रिस्टल होते हैं और उनसे एक सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके बाद हम 4 पॉइंट की बात करें, फोर पॉइंट की हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। मैंने आपको बताया है टाइप ऑफ रिएक्शंस में एक होती है डीकम्पोजिशन, एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होती है कॉम्बिनेशन, एक होती है कंबाइनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 4 नंबर की वर्ड मीनिंग है आपकी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मीन्स होता है विघटन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मीन्स होता है विघटन अभिक्रिया, और इस विघटन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि हमारे पास एक कोई भी कंपाउंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो 2 सिंपल सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, जैसे मेरे पास ये पेन है पूरा, ठीक है, और मैंने इसको बीच में से तोड़ लिया, इसको ब्रेक डाउन कर लिया, तो मेरे पास 2 अलग अलग क्या बन गए, सब्सटेंस बन गए। समझ में आ गया? Yes. तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसको हम ब्रेक करवाते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होता है 2 या फिर मोर 2 substance are formed। Yes. That means क्या होता है कि एक जो सिंपल कंपाउंड होता है, जब भी हम उसको क्या करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे क्या बनते हैं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बनते हैं। जैसे एग्जांपल लूं मैं आपके पास, मेरे पास ये कंपाउंड है HCl का, ये HCl का कंपाउंड है, लेकिन इसमें कितनी प्रकार के सब्सटेंस हैं, 2 प्रकार के, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। जब मैंने इस कंपाउंड को क्या किया, ब्रेक डाउन करवा दिया, ठीक है, इस कंपाउंड को मैंने जब ब्रेक डाउन करवाया तो ये 2 सिंपल कंपाउंड में क्या हुआ, टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीन्स है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक कंपाउंड होता है, जब उसको हम ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक है, जब हम इसको सिलो म्यूट करो, जब हमारे पास एक कंपाउंड होता है उसको तोड़ते हैं तो वो 1 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूटता है। जैसे ये एक पूरा कंपाउंड है, इसको जब हमने तोड़ा तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट गया। आई थिंक समझ में आ गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीन्स। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5 वर्ड मीनिंग है हमारी
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीन्स होता है विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन क्या होता है, जब हमारे पास कोई दो मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक और मॉलिक्यूल है, तो हमने इसको इसके साथ शिफ्ट करवा दिया। तो वो क्या करवा दिया, जैसे हमारी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तीनों स्टूडेंट को हमने क्या किया, तीनों अलग अलग है, सॉरी 2 एक साथ हैं और एक अलग है, तो हमने क्या किया, बी वालों को सी के साथ शिफ्ट करवा दिया, तो ए वाला क्या बच गया, अकेला। तो इसमें क्या होता है, किसी एक को दूसरे के साथ रिप्लेस करवाना, इसका मतलब होता है किसी एक स्टूडेंट को किसी अनदर स्टूडेंट के साथ रिप्लेस करवाना ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं एलिमेंट डिस्प्लेस इन अनदर एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट है वो डिस्प्लेस होता है, विस्थापित होता है अनदर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। जैसे मेरे पास ये 2 एलिमेंट है और मैंने क्या किया, इनमें विस्थापन करवा दिया, तो ए वाला सी के साथ बी वाला क्या बच गया, अकेला, तो ए सी प्लस बी। तो मैंने क्या किया, एक का विस्थापन किसके साथ करवा दिया, सी के साथ। तो इस प्रकार आप ऐसे विस्थापन किसी भी मॉलिक्यूल का करवा सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी 2 मॉलिक्यूल है, उसको किसी तीसरे एलिमेंट के साथ क्या करवाना, विस्थापित करवाना, उसका डिस्प्लेसमेंट करवाना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आप लोगों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बाइनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइनेशन का मतलब होता है एक या एक से अधिक 2 सब्सटेंस को जोड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन, अपन बोलते हैं ना कि कंबाइन करना, जुड़ना। तो इसमें क्या होता है, 2 or more 2 than element combine and are formed a simple compound। ये सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस रिएक्शन में तो हमने क्या देखा था, इससे पहले वाली उस पढ़ी थी, उसमें तो हमने क्या देखा था कि ग्रुप था, उसके टुकड़े करवाए थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 अलग अलग है और उन दोनों को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसे, जैसे हमारे पास ये जब हमने पढ़ी थी डिकम्पोजिशन, सॉरी इसमें डिकम्पोजिशन में, तो इसमें तो हमने क्या देखा था कि 2 रिएक्शनों को हम क्या करते थे, एक ग्रुप होता था उसको तोड़ते थे, ब्रेक डाउन करवाते थे। लेकिन इस रिएक्शन में हमारे पास 2 अलग अलग है, इन दोनों को क्या कराएंगे, हम जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ के एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या सिंपल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ गया। इसमें कॉम्प्लेक्स पहले से आता है, कौन सा नहीं दिख रहा, ये वाला, नीचे वाला नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है, डीकंपोजिशन में तो 2 सिंपल कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ब्रेक डाउन करवा के 2 सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कॉम्बाइनेशन की बात करें, इसमें 2 अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं और एक सिंपल कंपाउंड या सिंपल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीन्स होता है
हीट का क्या होना, एब्जॉर्ब होना, हीट एब्जॉर्ब होना। इस रिएक्शन के दौरान जो हीट होती है, जो ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। समझ में आ गया। इस रिएक्शन के दौरान, एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट ऑब्जर्व होती है। जबकि हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और इसमें हीट रिलीज होती है। तो ये 8 वर्ड मीनिंग है आपके इस चैप्टर में, जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। और 8 वर्ड मीनिंग में दोबारा से रिपीट करती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल, और फिजिकल चेंज में मैंने क्या बताया कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ओनली उसकी फिजिकल स्टेट में ही क्या होता है, चेंजेज होता है। और फिजिकल स्टेट तनिषा मैंने क्या बताई है आपको, फिजिकल स्टेट क्या बताई है मैंने आपको? मैम जिसमें आकृति और मैम शेप स्टेट मैम ये एक ही हो। देखो, फिजिकल स्टेट दैट मींस उस सब्सटेंस की आकृति में चेंज हो सकता है। जैसे पहले लिक्विड था, उसकी तो कोई आकृति नहीं होती, इसके बाद सॉलिड हुआ, सॉलिड कैसी भी आकृति में हो सकता है। इसके बाद आकार की, वो छोटी साइज के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बड़ी साइज के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कलर, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी सब्सटेंस किसी भी कलर का हो सकता है। इसके बाद मैंने बताई स्टेट की, पदार्थ की 3 अवस्था हो सकती है कि वो ठोस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। और मैंने फिजिकल चेंज का एग्जांपल बताया है वाटर को। समझ में आ गया कि वाटर को जब हम कूल करते हैं, वाटर ऑलरेडी कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन जब हम वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, वाटर को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब वाटर को हम कूल करते हैं तो वाटर किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में। तो ओनली उसकी पदार्थ की अवस्था में चेंज हुआ है। क्या वाटर से आइस बनना, तो आइस कोई नया सब्सटेंस है क्या, नहीं है ना, वो भी पानी है, वो भी पानी है। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली अवस्था में, कलर में, उसके आकार में, ओनली उसकी आकृति में चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। दैट इज क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज में हमने क्या बोला कि ड्यूरिंग दिस चेंज न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड। केमिकल में हमने क्या बोला कि न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। और मैंने बताया जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम के फित्ते का जलना, ठीक है, इसके बाद कागज का जलना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन, सॉरी रासायनिक परिवर्तन है। दैट इज क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये सभी क्या है, इस चैप्टर में हम इनको रीड आउट करेंगे। किसी स्टूडेंट को इन 8 वर्ड मीनिंग में कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? तनिषा, बाकी स्टूडेंट का है? मैम पता ही नहीं। कभी क्लास लेते हैं, कभी नहीं लेते, क्या मतलब है ये? फिर आते ही नहीं, आज तो शालवी भी नहीं आई। मैम इंग्लिश में भावना मैम 10 मिनट ही आई थी। क्यों? देखो, आप तो उन पे छोड़ो, आप तो अपनी करो। भौतिक परिवर्तन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो मैम। रासायनिक परिवर्तन में कोई प्रॉब्लम आपको? केमिकल चेंज में? नो मैम। ठीक है। और बाकी इनको हम जब डिटेल से पढ़ेंगे ना, एक एक टॉपिक को, भौतिक है,
केमिकल है, एक्सोथर्मिक है, क्रिस्टलीकरण है, डिकम्पोजिशन है, कंपोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। ये सारी रिएक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज तो मैंने ओनली उनका बेसिक पढ़ाया है कि ये रिएक्शन ऐसे होती है, ठीक है। Yes, इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मैंने पढ़ाया है कि हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास अलग अलग होते हैं उनका हम क्या करवाते हैं, एक को दूसरे के साथ शिफ्ट करवा देते हैं और ये अकेला रह जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब करना और एक्सो का मतलब होता है हीट रिलीज करना। ये क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बाकी किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम? no मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, 13 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया और मैंने ये बोला था आप लोगों को कि उस चैप्टर को मैं कभी भी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर सकती हूँ, और आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को उस चैप्टर में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हर्षिता आप बताओगे मेरे को कि जो एवरेज स्पीड होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? एनी स्टूडेंट? मैम टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड टोटल टाइम टू टेकन। बिल्कुल राइट, वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड। कि हमने जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, और टोटल टाइम होना चाहिए। लोग म्यूट करो, लोग। इसके बाद मैंने आप लोगों को स्पीड भी पढ़ाई है। हर्षिता स्पीड के लिए बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। हर्षिता प्लीज गिव मी आंसर, आप तो रेगुलर क्लास ले रहे हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइड टाइम। बिल्कुल, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड टाइम। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए, और डिस्टेंस और टाइम के साथ यूनिट आती है उसको ऑलवेज कैलकुलेट करना चाहिए। उसी यूनिट के साथ किलोमीटर प्रति हावर्स में हो या फिर मीटर प्रति सेकंड में। हमारे पास ये क्या है, स्पीड और एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने की यूनिट है। दैट इज क्लियर। इसके बाद मैंने उसमें एक टॉपिक और पढ़ाया था मोशन वाला। तनिषा आप बताओगे कि टाइप ऑफ मोशंस मैंने कौन कौन सी पढ़ाई आपको? नेम बताओ। टाइप ऑफ मोशंस में जो मैंने शुरू में आपका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने टाइप ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ाया था, तो वो कौन कौन सी मोशंस है? ऑस्किलरी मोशन, हाँ, ऑसिलेटरी रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन, यस, टेंशन मोशन, वेरी गुड, रैंडम मोशन। वेरी गुड। ट्रांजिशनल, रोटेशनल, रैंडम, ऑसिलेटरी मोशंस, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब पढ़ तो रहे हो आप लोग। इसके बाद मैंने टाइम मेजरमेंट पढ़ाया था हर्षिता, आपको पता हो तो। और टाइम मेजरमेंट में मैंने ये बोला था कि हमारे पास गिवन मान अगर किलोमीटर प्रति हावर्स में हो, ठीक है, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे करेंगे? किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे इसको? 1000 से। और हावर्स को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 60 या फिर 3600, क्योंकि हमें पता है कि एक घंटे में 3600 सेकंड होती है, क्योंकि हमें पता है एक मिनट में इतनी होती है 60, तो 60 मिनट में कितनी होगी, इतनी। समझ में आ गया? तो अब आराम से कन्वर्ट कर सकते हो ना? यस मैम, यस मैम।
अब पीछे वाले चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को, पहले वाले कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हो आप लोग। नो मैम। आज के टॉपिक में कोई डाउट? आज का तो ओनली वर्ड मीनिंग थी जो आप लोगों को पढ़नी है। तनिषा, हर्षिता, कुछ पूछना है? नो मैम। तनिषा समझ में आ मैम ये गया? वर्क, क्या हुआ? मैम जो ये मैम ये जो वर्क है मैम इसका स्कॉलर ईआरपी पर भेज देना। ठीक है। बाकी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? आप जिनके भी स्टूडेंट के कांटेक्ट में हो प्लीज उनको क्लास लेने के लिए बोला करो। जिन स्टूडेंट के Yes. कांटेक्ट में हो आप लोग उनको क्लास लेने के लिए बोला करो। उनको बोला करो कि मैम ऐसे पढ़ाती है, ये टॉपिक ऐसे पढ़ाते हैं। आप उनको बोला करो कि आप लोग क्लास लिया करो। ओके मैम। आज का टॉपिक समझ में आ गया है सबको? यस मैम। क्या हुआ हर्षिता? यस मैम। तनिषा? मैम समझ में आ गया। चलो, तो आज आप लोगों के पास में जो वर्ड मीनिंग है वो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है? और आपको याद करनी है वो वर्ड मीनिंग, ठीक है? ओके।